नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। लालू यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का सफल ऑपरेशन हो गया। उन्हें ऑपरेशन के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। यह जानकारी लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दी। लालू यादव को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट की है। रोहिणी आचार्य और लालू यादव दोनों स्वस्थ हैं। लालू यादव किडनी समेत कई बीमारियों से पीड़ित हैं। अक्टूबर में सिंगापुर गए लालू यादव को डॉक्टर्स ने किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी, जिसके बाद उनकी बेटी रोहिणी ने अपने पिता को अपनी किडनी दान करने की बात कही थी। बेटी रोहिणी आचार्य ने बताया कि वो पिछले कई सालों से किडनी की बीमारियों और अन्य बीमारियों से पीड़ित अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी दान करेंगी। लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। इस दौरान तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बड़ी बेटी मीसा भारती सिंगापुर में मौजूद हैं। इतना नहीं, लालू के करीबी सहयोगी भोला यादव और तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव भी सिंगापुर में मौजूद हैं। भागलपुर जिला के बिहपुर थाना क्षेत्र के मड़वा गांव के राय टोला वार्ड नंबर 6 में एक भाई ने अपने बड़े भाई के पेट में गोलियां मार दी और भतीजे पर हंसी से हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी गांव से फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजनों और स्थानीय निवासियों ने अनिल और भतीजे दीपक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने अनिल को मेडिकल कॉलेज भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने अनिल को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं घायल भतीजा दीपक का सीएचसी में इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर सीएचसी पहुंची और घायल दीपक से घटना के बारे में पूछताछ की। घायल दीपक ने पुलिस को बताया कि उसके चाचा राजू कुमार राय ने पिता को गोली मारी है। उसके बाद उसके ऊपर हंसी से हमला कर दिया गया। दीपक ने बताया कि जब वो जमीन पर गिर गया तो उसे मरा हुआ समझकर उसके चाचा भाग निकले। दीपक का बयान दर्ज करते हुए पुलिस टीम राजू की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। और उसके बाद उधर से एक ठो हसुआ लेके आया। वो हम पे जैसे ही हसुआ चलाया और उसके बाद हम छिप लिए तो मेरा भाई सामने में आ गया। उसको एक हसुआ इस पे मार के उसके बाद दोनों भाई जैसे ही घटनास्थल से भागने लगे। मेरा पिताजी दूसरे खेत में सोए हुए थे मचान पे। वहाँ पे जाके पिताजी सोए हुए थे, जो उनको ही जाके सीधा गोली मारिए दी। भागलपुर के पीर पैंती थाना क्षेत्र के सिंघिया पुल के पास देर शकील मियां नाम ने इस अपराधी ने तेज धारदार हथियार से एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की हालत नाजुक देखते हुए महिला को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अस्पताल रेफर कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल लाने के दौरान ही जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ही उस महिला की रास्ते में मौत हो गई। बदमाश ने महिला के पीठ और दोनों हाथ पर हमला किया। महिला के पति का कहना है कि शकील मियां पहले घर आता रहता था, जिस पर उनके द्वारा उसे घर आने से मना किया गया था, जिसको लेकर उसने घटना को अंजाम दिया है। वहीं घटना के बाद महिला ने भी हमलावर का नाम बताया, जिसकी रिकॉर्डिंग आसपास के लोगों ने की थी। घटना के बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। वहीं मुख्य अपराधी शकील मियां अभी भी फरार है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। नहीं, बाजार से आ रही थी। हर दिन टेम्पू पकड़ के आ रही थी। कल संजोग ऐसा हुआ कि टेम्पू नहीं मिलने के कारण पैदल आ रही थी। बस उसी जगह उसका बसा है, रास्ते पर पहाड़वा पर उसका बसा है, रोड के ऊपर में। तो गम लिया कि जा रही है, बस पीछे पीछे आकर के पहले पीठ पर झबिया चलाया, उसके बाद माथा पर मारा तो ये गिर गया। गिरने के बाद दोनों हाथ काट दिया, इसमें भोग दिया, दोनों स्तन को काट दिया। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में आज किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। इसके लिए लालू परिवार के अधिकांश सदस्य सिंगापुर में मौजूद रहे। वहीं झारखंड के आरजेडी कार्यकर्ताओं की ओर से लालू प्रसाद यादव के जल्द ठीक होने की कामना की गई। राजद कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद यादव के जल्द स्वस्थ होने के लिए रांची स्थित दुर्गा मंदिर में महामृत्युंजय जाप किया। रांची में आरजेडी कार्यकर्ता अनीता यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद यादव की लंबी आयु और बेहतर स्वास्थ्य के लिए हवन किया। लालू यादव की लंबी आयु के लिए झारखंड के विभिन्न शहरों में कार्यकर्ता पूजन अर्चन करने पहुंचे। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लालू यादव को उन्होंने किडनी दी।
बोकारो में धनवरी गांव के दर्जनों लोग ठंड में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। 26 सितंबर को तलगड़िया तुपकाडीह रेलवे लाइन दोहरीकरण के लिए गांव के 16 घरों को तोड़ दिया गया। इससे दर्जनों लोग बेघर हो गए। तब से ग्रामीण टूटे घर के मलबे पर बैठकर 71 दिनों तक अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। बेघर हुए ग्रामीणों की परेशानियां दूर करने के लिए अब तक कोई बड़ा नेता सामने नहीं आया है। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों का हालचाल लिया। उन्होंने कहा कि रेलवे मुआवजा देने का काम करे, सरप्लस जमीन को वापस करने के लिए जो कानून बनाया गया है उसको सरकार लागू करे ताकि वो लोग अपना भरण पोषण कर सके। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार तक वो जाएंगे। इस दौरान ग्रामीणों का हौसला बना हुआ है। धरने का 70वां दिन गुजर गया। बच्चे बुजुर्ग सभी अपने हक के लिए धरने पर बैठे हैं। किसी का काम छूटा है तो किसी की पढ़ाई, लेकिन ग्रामीणों का हौसला देखने लायक है। लोगों ने कहा कि 70 तो क्या, जरूरत पड़ी तो 7000 दिन भी धरना देंगे, लेकिन हारेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि हमने बरसात को शिकस्त दी है, अब ठंड में चुनौती दे रहे हैं। इतना तो तय है कि सरकार को हमारी मांग पर अमल करना होगा। जीत हमारी होगी। हाँ, सब बरसात ठंडा सब पार हो लगल है। टोटल जितना हमने ये महिला जितना ये सब हमने ये रहे प्लास्टिक के अंदर में रहे। कुछ खाना मिलो है ना, कुछ ओढ़े के मिलो है ना, कोनो डॉक्टर ना पानी कुछ ना। चलो देखवा के एगो बीमार हो गए अखन उल्टी और पूरा अखन पेट दर्द और तुरंत अखन हॉस्पिटल लेके गए है, डॉक्टर घर ले गए तुरंत अखन आने। इतना तकलीफ में कैसे दिन काटते इतना दिन से 2 महीना 2.5 महीना दिन भेले और इतना दिन से लोग जो प्लास्टिक तक अंदरे होए तो सरकार के कोनो नजर में आवो है। रेलवे जो भी घरों की मुआवजा बनती है वो मुआवजा दे, या जमीन अगर उनकी है तो उसकी भी मुआवजा दे। और भविष्य में हम समझते हैं जो इस तरीके का घटना ना घटे। द्वितीय बात यह है जो ये इलाका जो है जो बोकारो स्टील ने एक प्रस्ताव दिया था 1968 में, जिसका हमने विधानसभा में भी उठाया था, जो ये जमीन वापस करने के लिए, क्योंकि वो एक्सेस जमीन है और बोकारो स्टील आज भी इसको खाली नहीं करवा सकती। तो ये बस्ती लीगली तो इन लोगों को ही, रैयत को ही बनती है। एक शिक्षक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बदमाश पर रियल एस्टेट का कारोबार करने वाली अपनी पत्नी को धमकाने, कार्यालय में तोड़फोड़ करने और मारपीट का आरोप लगाने का मामला दर्ज करवाया है। केस दर्ज कर पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। मामला जमीन कारोबार से जुड़ा बताया जा रहा है। शिक्षक मदन कुमार सेक्टर 12 थाने में उसने आवेदन देकर बताया है कि रात लगभग 12:15 पर उसकी पत्नी सरोज कुमारी कार्यालय में बैठी हुई थी। इसी दौरान सेक्टर 12 के रहने वाले मुकेश सिंह, सेक्टर 3 के रहने वाले अनिल सिंह सहित अन्य लोग हथियार से लैस होकर कार्यालय पहुंचे और कार्यालय में तोड़फोड़ करते हुए वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया और रियल एस्टेट के कारोबार करने के एवज में 50 लाख की रंगदारी की मांग की और कहा कि अगर 50 लाख रंगदारी नहीं दोगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। मेरी वाइफ रियल एस्टेट का बिजनेस करती है। अचानक हम मेरी वाइफ के ऑफिस में बैठे हुए थे, रात में करीब 12:15 बजे 25-30 की संख्या में लोग आए और आने के बाद हथियारबंद थे लोग। आने के बाद सीधे बोले अगर आपकी वाइफ को यहाँ अगर बिजनेस करना है तो 50 लाख रुपया 2 दिन के अंदर देना होगा रंगदारी के रूप में, अगर नहीं देना है नहीं तो बिजनेस नहीं कर सकते और 2 दिन के अंदर जान मार देंगे। अब उन लोग के दिमाग में क्या बात है नहीं पता। हो व्यवसाय के रिलेटेड लोग सोच रहे हैं कि जमीन की व्यवसाय करें तो हमारे क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। मामला तो आज सुबह में मदन मास्टर साहब का दूरभाष से माध्यम से हमको सूचित किया गया कि मेरे घर में रात्रि को तोड़फोड़ हुई है। तो इसलिए हम लोग आज थाना में उनको बुलाए, प्लस अपने से जाके वहाँ पे घटनास्थल बगराई बेड़ा में इनका ऑफिस है, कार्यालय है, वहाँ जाके निरीक्षण किए तो उनका कांच का शीशा उसा, कुर्सी टेबल सब तोड़ा हुआ है और सीसीटीवी फुटेज भी टूटा हुआ है। इनके कार का शीशा भी एक फोड़ा हुआ है। ये उनका कहना है कि बहुत 40-50 आदमी आए थे। कोई मुकेश सिंह है 12F के रहने वाले भू माफिया हैं, उनके द्वारा ही ये सब घटना कारित किया गया है। झारखंड में पिछले 6 महीने से भी ज्यादा समय से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। ईडी की कार्रवाई में कई अधिकारियों की संपत्ति भी जब्त की गई है। ईडी ने पिछले दिनों सीएम हेमंत सोरेन को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। अब ऐसे में एक बार फिर चर्चा है कि मुख्यमंत्री को ईडी फिर से पूछताछ के लिए अपने कार्यालय बुला सकती है। ऐसे में एक बार फिर विपक्ष ईडी और केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, इसे गुलामों की तरह काम नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष ने गैर भाजपा शासित राज्यों को ईडी के द्वारा परेशान करने के आरोप भी लगाए। कानून अपना काम कर रहा होता तो देश में
जितने भी राज्य हैं वहां पर ये कार्रवाई चलती रहती। ये सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों के लिए ईडी नहीं बनी थी। ईडी को हमने बनाया है, हमारी सरकार ने बनाया है। तो एक स्वतंत्र एजेंसी हमने बनाया था, उसको गुलामों की तरह व्यवहार नहीं करने देंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में ही भ्रष्टाचार है, ऐसा संभव नहीं है। अधिकारी पूरे देश में अगर कोई है तो कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उस सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। राजनांदगांव में परिवारों को प्रधानमंत्री आवास का मकान दिलाने का सपना दिखाकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, जहां महिलाओं ने नगर निगम में आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। आरोपी लगातार महिलाओं से रकम लेकर मकान दिलाने का झांसा देता रहा। हद तो तब हो गई जब धोखेबाज ने पैसे लेने के बाद बाकायदा पीड़ित महिलाओं को रकम की रसीद भी दी। आरोपी ने महिलाओं को जो पर्ची दी वो घर का टैक्स भरने की थी। इन पर्चियों पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे। पीड़ित महिलाओं ने आरोपी हरीश साहू की शिकायत बसंतपुर थाने में दर्ज कराई। पीड़ित महिलाओं के मुताबिक आरोपी ने उनसे 5 से 10 हजार रुपए लेकर शहर के मोहारा, रेवाडीह और लाखोली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाने का वादा किया था, लेकिन महिलाओं को ना तो घर मिला और ना ही अपने पैसे वो उन्हें वापस मिले। नगर पालिक निगम शासन की सभी योजनाओं का अपने हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए दिन रात 100% तत्पर है। मैंने समय समय पर अपील की है, फिर से अपील कर रहा हूं कि ऐसे बिचौलियों के चक्कर में ना आए। आप सीधे नगर पालिक निगम आए और आपकी जो राशि है, जितना कंप्लीशन के हिसाब से आपको राशि मिलनी है, आपको तुरंत डिस्बर्स की जाएगी। उज्जैन के नया गांव 4 लेन सातरुंडा चौराहे पर सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। हादसा उस समय हुआ जब कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद कुछ लोग घर लौटने के लिए चौराहे के पास ठीक डिवाइडर के पास खड़े हुए थे और बस का इंतजार कर रहे थे। उसी समय तेज रफ्तार का ट्रक खड़े लोगों की भीड़ में घुस गया और डिवाइडर से जा टकराया। सूचना मिलने पर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है ट्रक में पशु भरे हुए थे और ट्रक का टायर फटने से वो बेकाबू हो गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। रतलाम जिले का जो सातरुंडा है वहाँ किसी बड़े ट्रक का जो ट्राला जिसको हम बोलते हैं उसका पंक्चर हुआ, तीसरे टायर बस्ट हुआ और जिसके कारण से एक कैजुअल्टी हुई, जिसमें लगभग 5 लोग हैं की मृत्यु हुई और बाकी के लगभग 10-11 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है और जिससे आप लोगों को विदित है कि मोर एसपी साहब तत्काल पहुंचे थे। हमारा पुलिस का अमला, स्वास्थ्य विभाग का अमला और जो भी हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सारे एसडीएम वगैरह सब लगे हैं और बड़ी दुखद घटना थी जिसमें हम सब पीड़ित परिवार के साथ में हम सब लोग एक। यूपी में हो रहे उपचुनाव के बीच समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा और चुनाव आयोग से शिकायत की। सपा के प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं को वोट देने से रोका जा रहा है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है और पुलिस उन्हें वोट नहीं डालने दे रही। इन्हीं सब बातों को लेकर वो चुनाव आयोग पहुंचे और शिकायत की है ताकि निष्पक्ष तरीके से मतदान हो सके और चुनाव में कोई गड़बड़ी न हो सके। अखिलेश यादव जी का और डिम्पल यादव या समाजवादी पार्टी के लोग अपने हार के भय से तरह तरह के भ्रामक, तथ्यहीन और खोखले आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों में कोई दम नहीं है। वास्तविकता यह है कि जनता जनार्दन समाजवादी पार्टी को खारिज कर चुकी है। हार के भय से अखिलेश यादव जी और डिम्पल इस तरह की बात कह रहे हैं। देखिए, अब जनता जनार्दन को कुनबे की राजनीति नहीं चाहिए, परिवार की राजनीति नहीं चाहिए। उसे कानून का राज चाहिए, सुशासन चाहिए, विकास चाहिए, लोगों के लिए रोजगार चाहिए, समृद्धि और खुशहाली चाहिए, जो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में साकार है। देखिए, धरना प्रदर्शन करना लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है, लेकिन इस देश और प्रदेश की जनता जनार्दन ये जानती है कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र का जो असली अर्थ है जनता का, जनता के लिए। भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में और सरकार के रूप में जनता के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह और उनके सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध होकर के कार्य कर रही है। इसलिए आप देखिए कि लगातार विपक्ष भ्रामक आरोप लगाता है, लेकिन जनता जनार्दन उसको खारिज करने का काम कर रही है।
झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में युवाओं का बड़ा योगदान है और इसके लिए राहुल गांधी कह भी चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए एसेट्स है। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा एक मजबूत संदेश है। उन्होंने कहा कि लोग लोकतंत्र पर भरोसा रखते हैं, ऐसे युवा भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ते जा रहे हैं। कहना चाहूंगा केंद्र सरकार को समय रहते हुए समझ जाइए, राहुल का जो आह्वान है, राहुल जी की हुंकार है, ये आह्वान नहीं है, हुंकार भरी है कि समय रहते हुए आगे कम करो, समय रहते हुए बेरोजगारी कम कराओ, कोई स्टेप नहीं उठाए जा रहे हैं और समय रहते हुए देश में शांति सद्भावना माहौल बनाओ। प्रधानमंत्री जी को बार बार कहते हैं, आप अपील क्यों नहीं करते हो हिंसा नहीं मैं बर्दाश्त करूंगा? आप क्यों नहीं कहते हो कि देश में प्यार मोहब्बत भाईचारा रहना चाहिए? आप क्यों नहीं कह रहे हो? कहना चाहिए। कुछ तो सब बातें आ जाती है, राहुल जी कह रहे हैं कि इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के दबाव, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में दबाव, जुडिशियल दबाव। कहाँ जा रहा देश, कहाँ जाएगा किसी को नहीं मालूम। तो यात्रा ऐसे समय में हो रही है जहां पर पूरा देश चिंतित है। वो चिंता व्यक्त कैसे कर सकता है? एक तरीका होता है। तो राहुल जी ने पूरे मुल्क की भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हुए यात्रा का, एक भारत जोड़ो यात्रा का निर्णय किया। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो हमारे लिए बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। राजस्थान में प्रवेश किया है, हम उनका स्वागत पुण्य करते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने, जयराम जी ने बीड़ा उठाया है, तो मैं समझता हूँ भगवान की कृपा से अभी तक बहुत यात्रा शांति से निकली है, सद्भावना पैदा हुई है। आपस में जिस रूप में एक के बाद एक राज्यों में जिस प्रकार रिस्पॉन्स मिल रहा है, जब यात्रा पूरी होगी वो पूरी नहीं होगी, यात्रा संपन्न होने के साथ साथ में शुरू होगी। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंच गई है। वहीं राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो राजस्थान के जनहित के मुद्दों को लेकर राहुल गांधी से 18 दिन में 18 सवाल पूछेंगे। पहला सवाल सतीश पुनिया ने पूछा कि क्या वो राजस्थान के किसानों के लिए कोई सौगात लाएंगे और क्या कर्ज माफी का वादा करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2018 में राजस्थान की अनेक जनसभाओं में राहुल गांधी ने सब्ज बाग दिखाए थे कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो राजस्थान के किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे। 10 तक गिनती गिनूंगा, कर्जा माफ हो जाएगा। कर्जा तो माफ नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान के किसान का खेत साफ हो गया। राजस्थान के किसान की जेब साफ हो गई। हजारों किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। सतीश पुनिया ने कहा कि यह सिलसिला 18 दिनों तक रहेगा, जब तक राहुल राजस्थान में रहेंगे। मैं आज आपके समक्ष रूबरू हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले के लिए। जैसा आप सब जानते हैं कि राजस्थान अतिथि परंपरा का प्रदेश है और यहां प्रवेश कर रहे हैं देश के ख्यातनाम नेता कांग्रेस के राहुल गांधी जी। वो राजस्थान आ तो रहे हैं, 18 दिन वो यहां रहेंगे और मैं आपसे रूबरू होऊंगा रोज 18 दिन। केवल 1 मिनट आपको तकलीफ दूंगा, लेकिन मैं सवाल करूंगा श्रीमान राहुल गांधी जी से। और आज शुरू करता हूं क्योंकि आज रात को वो प्रवेश कर जाएंगे, कल से उनकी यात्रा शुरू होगी। आज वो कदम रखें तो मेरा पहला सवाल होगा कि उन्होंने 2018 में राजस्थान की अनेक जनसभाओं में ये सब्ज बाग दिखाया था कि हमारी पार्टी यदि सत्ता में आती है तो हम लोग किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। 10 तक गिनती गिनूंगा, कर्जा माफ हो जाएगा। कर्जा तो माफ नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान के किसान का खेत साफ हो गया। राजस्थान के किसान की जेब साफ हो गई। हजारों किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। कई किसानों को आत्महत्या पर विवश होना पड़ा। तो क्या राहुल गांधी जी आज पावने की तरह पधारेंगे, पर राजस्थान के किसानों के लिए कोई सौगात लाएंगे क्या? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में आने पर भाजपा ने उन पर निशाना साधा। भाजपा की प्रदेश सह प्रभारी विजया रहाटकर ने कहा कि राहुल गांधी को पहले किसानों से किया अपना वादा याद करना चाहिए और किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए।
और उसके बाद ही राजस्थान में एंट्री करनी चाहिए। विजय राहटकर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी ने किसानों से वादा किया था कि वो यहां सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ करवाएंगे, लेकिन आज तक किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई। किसानों के साथ छल किया गया है। उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। किसानों से बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन उनको ना तो समय पर बिजली दी जा रही है, ना ही सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद रही है। सह प्रभारी ने कहा कि जहां जहां आक्रोश यात्रा जा रही है, वहां पर सबसे ज्यादा शिकायतें बिजली कटौती को लेकर मिल रही हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि गहलोत सरकार के 4 साल में कुशासन और जंगल राज रहा है। कर्ज माफ तो नहीं हुआ, लेकिन जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा भी उसको नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि किसान डबल मार झेल रहा है। गाय जिस तरह से मरी है, तो किसान का जो दूसरा काम होता है, जो किसान के हित में होता है, वो पशुपालन का होता है। तो डंपी गाय जितनी मरी है उसमें किसान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बारे में भी सरकार ने कुछ नहीं सोचा। अभी जो इन्होंने वादा किया कि हम पूरे समय बिजली देंगे, हमारी सरकार में जो बिजली की सब्सिडी हम किसान को 12,000 रुपए साल के देते थे, वो भी उन्होंने बंद कर दिया और बिजली के दाम बढ़ाने का काम इन्होंने किया है। अभी बिजली की कह रहे हैं कि बिजली हम आपको 6 घंटे देंगे। जैसा कि दीदी ने बताया कि बिजली 3 घंटे आ रही है और वो भी 4 बार में आ रही है। हमारी जन आक्रोश यात्रा में बिजली वाला विषय हर जगह लोग आ रहे हैं और लोग जाकर के अपना दुखड़ा रो रहे हैं कि बिजली बिल्कुल नहीं मिल रही है। बिजली आती है, टुकड़ों में आती है। जब तक किसान उस खेत में पानी देने के लिए अपनी उस क्यारी के अंदर पहुंचता है, तब तक बिजली चली जाती है। सम्मान के साथ लेकर चलते हैं उस गौ माता मत के लिए इस सरकार का रवैया बहुत ही खराब रहा। लंबी की वजह से राजस्थान में लाखों लाखों गोधन मर गए और जिस तरीके से गौ माता की हानि हुई है और उसके साथ साथ गौ माताएं भी चली गई है और लोगों का भी मन बहुत दुख गया है। राजस्थान सरकार को ये कभी लोग माफ नहीं करेंगे। इस तरीके का ये व्यवहार राजस्थान सरकार का था और यही जो सरकार है ये बहुत ही बदनीयती के साथ चल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।